व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं शेख जौहरी आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। तो आइए हम भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा संविधान का भाग 5 चल रहा है और उसमें जो है हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे थे। हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया है, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ लिया। अब आज हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की जो मुख्य, देखिए जहां पर भी लोकतंत्र होता है वहां दो तरीके की प्रणाली होती है। मतलब जिस जिस देशों में लोकतंत्र होगा वहां पर दो तरीके से सिस्टम काम करता है। देखिए, लोकतंत्र वाले देशों में दो शासन करने की प्रणाली होती है। एक होती है अध्यक्षीय प्रणाली जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म, और दूसरी होती है संसदीय प्रणाली। तो देखिए, यूएसए में जो है वो अध्यक्षीय प्रणाली है, और इंडिया और यूके या आप कहें ब्रिटेन में जो है वो संसदीय प्रणाली है। देखिए, जहां पर अध्यक्षीय प्रणाली होती है वहां पर कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव का एक ही प्रधान या एक ही सर्वे सर्वा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति। जैसे आप सब जानते हो, जैसे अमेरिका में बाराक ओबामा थे, बिल क्लिंटन थे, डोनाल्ड ट्रंप थे। जब ये सत्ता में होते हैं या बिडेन बन गए हैं तो पूरी जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति ही होता है। लेकिन जहाँ संसदीय प्रणाली होती है जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया और ब्रिटेन में, तो वहां पर एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं। एक औपचारिक प्रधान होता है और एक वास्तविक प्रधान होता है। एक कैसा होता है, फॉर्मल या औपचारिक आप कह सकते हो, और एक होता है रियल। तो हमारे यहाँ जो फॉर्मल है वो कौन होता है, राष्ट्रपति। जैसे ब्रिटेन में कौन है, ब्रिटिश सम्राट। और रियल वास्तविक प्रधान कौन होता है, जैसे कहा गया संघ कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह के अनुसार काम करेगा, प्रधानमंत्री की। तो रियल वास्तविक जो कार्यपालिका का प्रधान हो गया वो कौन हो गया, प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि जिस समय हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अंतर है इंडिया की संसदीय प्रणाली में और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में। क्या अंतर है, देखिए जैसे हमारे यहाँ जैसे हमारा जो भारत है वो लोकतंत्र होने के साथ साथ गणतंत्र भी है। इसलिए यहाँ का जो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है वो गणों द्वारा, मतलब लोगों के द्वारा चुना जाता है। उस पर उत्तराधिकारी का कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन अगर आप ब्रिटेन में बात करेंगे, ब्रिटेन संसदीय प्रणाली की, तो जहाँ पर वो ब्रिटिश सम्राट है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा है। मतलब जैसे अभी कोई महाराजा है जैसे एलिजाबेथ थी, या और भी जैसे ब्रिटिश विक्टोरिया हो गई, इसी तरीके से अभी जो है प्रिंस चार्ल्स, इसी तरीके से और भी जो उनके उत्तराधिकारी आते जाएंगे वो ब्रिटिश सम्राट बनते जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हर बार राष्ट्रपति कोई होता है, उत्तराधिकारी पद नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि हमारे देश जो है वो लोकतंत्र होने के साथ साथ गणतंत्र भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसलिए प्रधानमंत्री को पढ़ना जरूरी है। देखिए, संविधान में कहाँ पर प्रधानमंत्री की बात होती है, जैसे कि जब अनुच्छेद 74 में ये कहा गया, आर्टिकल 74 में ये बात कही गई कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह के लिए या सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होगी। उस काउंसिल का जो हेड होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, प्राइम मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री की बात जो है वो कहाँ पर निकल के आती है, संविधान के अनुच्छेद 74 में। कि जो संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका का जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका या उसमें शक्तियों में जो उसको सलाह मशवरा करेगा वो कौन करेगा, प्रधानमंत्री या पीएम, वो मंत्री परिषद करेगी, और उसका प्रमुख क्या कहलाएगा, प्रधानमंत्री। तो यहाँ से आप समझ गए कि प्रधानमंत्री का भारत में क्यों होता है और क्या रूप होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, प्रधानमंत्री एक तरीके से मिनिस्ट्री है, लेकिन वो सारे मिनिस्ट्रियों का हेड है। तो जब मैंने आपको मंत्रिपरिषद बताया था तब बताया था संविधान के अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, राष्ट्रपति। यानी प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा, उसका जो नियुक्ति लेटर होगा उस पर साइन कौन करेगा, राष्ट्रपति। कि इस व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करा जा रहा है। लेकिन एक चीज देखिए कि संविधान में ये नहीं लिखा गया है कि प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाएगा। तो देखिए, जनरली क्या होता है, सामान्य रूप से हमारी राजनीतिक कार्यपालिका में क्या होता है कि लोकसभा में, संसद का जो सदन होता है लोकसभा में जब गवर्नमेंट बनती है तो बहुमत प्राप्त दल, ऐसा दल
जिसको स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो, उसका जो नेता होता है, मतलब उसमें कई सारे आप देखेंगे कि एमपीज बन गए लोकसभा में, एक लोकसभा के एमपीज होते हैं, एक राज्यसभा के। तो लोकसभा के जितने भी मिनिस्टर ऑफ वो पार्लियामेंट, वो एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, तो उसमें ऐसा व्यक्ति जो उनका प्रतिनिधित्व करे, उनके दल का नेता हो, मतलब बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है, उसे ही क्या नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो देखिए, ये जो है दो बातों पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है प्रधानमंत्री बनने के लिए? एक तो उसके दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो, और दूसरी बात कि उसे अपने ही दल का समर्थन प्राप्त हो। मतलब जैसे मान लीजिए 4 कैंडिडेट हैं ABCD, एक जो मतलब आ रहे हैं, लेकिन ए सबकी चॉइस है, तो ए को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अगर बी सबकी चॉइस है तो बी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट होता है। देखिए, एक प्रधानमंत्री की और जरूरी बात आपको जानने के लिए जरूरी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को भी संविधान के अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 5 के थ्रू ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है जो उस समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। मतलब जैसे मान लीजिए वो कोई किसी दल से जुड़ा हुआ है, जैसे तमाम पार्टियां हैं, जैसे राष्ट्रीय पार्टी आप बात करें बीजेपी या कांग्रेस, अगर हम बीजेपी को लेकर चले तो कोई ऐसा कार्यकर्ता भी है बीजेपी का जो उसके साथ अटैच है, लेकिन वो लोकसभा का सदस्य नहीं है या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तब भी उसको, लेकिन अगर अपने दल का समर्थन प्राप्त है तो उसको भी पीएम अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त होती है कि जैसे आपने किसी एक ऐसे व्यक्ति को पीएम अपॉइंट कर लिया जो ना उस समय लोकसभा का मेंबर था, ना उस समय राज्यसभा का मेंबर था अपने दल में, लेकिन अगर उसको पीएम नियुक्त किया गया तो यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर उसे संसद के किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी होती है। मतलब या तो उसको लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा या फिर राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। अन्यथा अगर किसी ऐसे व्यक्ति को पीएम नियुक्त किया गया जो संसद का पार्ट नहीं है, तो उसको 6 महीने बाद जो है वो बर्खास्त हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पीएम नहीं रह जाएगा। इसी तरीके से ये सेम चीज किसी भी मिनिस्टर पे भी लागू होती है कि मतलब संसद के किसी भी सदन की उसके सदस्यता को लेना अनिवार्य कर दिया जाता है। अब देखिए, पीएम की एक बात और ध्यान रखिए कि पीएम जो है, जो हमारा प्रधानमंत्री होता है उसकी कुछ ड्यूटीज होती हैं राष्ट्रपति के प्रति। तो ये पूछा जाता है जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं वो संविधान में कहाँ उल्लेखित हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं वो संविधान के अनुच्छेद 78 में बताए गए। क्या क्या प्रधानमंत्री की ड्यूटीज हैं? देखिए, प्रधानमंत्री की जो ड्यूटीज है वो ये है कि जैसे कोई प्रस्ताव लाया जा रहा है या उसकी मंत्रिमंडल में कोई प्रस्ताव लाया जा रहा है या कोई विधेयक बनने के लिए परामर्श हो रहा है, तो उसकी जानकारी कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान को देना। मतलब राष्ट्रपति को उसके बारे में बताना कि साहब हम ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा ऐसा करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से अगर राष्ट्रपति उससे किसी चीज की जानकारी मांगता है तो उसे राष्ट्रपति को वो बात बतानी पड़ेगी। मतलब वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। इसी तरीके से राष्ट्रपति के साथ साथ उत्तरदायी होने के लिए वो लोकसभा के प्रति भी उत्तरदायी होता है। मतलब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी का मतलब हो गया कि अगर जैसे प्रधानमंत्री के कार्यकाल की हम बात करें तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो कहीं उल्लेखित नहीं है, लेकिन जनरली जब तक लोकसभा का कार्यकाल होता है तब तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? सामान्य तौर पे 5 वर्ष लोकसभा काम करती है। तो इस 5 वर्ष तक वो व्यक्ति, अगर उसको अपने दल का समर्थन प्राप्त रहता है और उसके दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त रहता है, तो वो 5 वर्ष तक पीएम की पोस्ट पर काम करता है। पुनः निर्वाचन पे कोई रोक नहीं है कि कितनी बार भी बन सकता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो आजीवन प्राइम मिनिस्टर पद पर रहे जब तक जिंदा रहे। तो देखिए, 5 वर्ष होता है, लेकिन इससे पहले वो कैसे प्रधानमंत्री पद से हट सकता है? या तो वो अपनी स्वेच्छा से राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दे। अगर वो स्वेच्छा से राष्ट्रपति को त्याग पत्र नहीं देता है और अगर लोकसभा में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो पारित हो जाता है, मतलब लोकसभा में अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उसकी सरकार के खिलाफ और वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, जनरली ऐसा होता नहीं है क्योंकि ज़्यादातर उसी दल के होते हैं लोग, लेकिन अगर कभी जहाँ पर थोड़ा सा क्लोज का रिलेशन होता है तो वहाँ पर अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरी लोकसभा को भंग कर देता है और राष्ट्रपति जो होता है, जो नियुक्ति करेगा वही बर्खास्त करेगा। तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर देता है। तो यहाँ पर आपने समझा प्रधानमंत्री का रोल कहाँ है, संविधान में उल्लेख कहाँ है, प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करता है,
प्रधानमंत्री को कैसे कैसे हटाया जा सकता है, प्रधानमंत्री की ड्यूटीज कैसे हैं। इसी तरीके से आपको एक दो चीजें और जाननी जरूरी है कि प्रधानमंत्री के काम कार्य क्या है। तो देखिए, जितनी आप देखते हैं कि जितना हमने पढ़ी की शक्तियां पढ़ी, जैसे हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां भी पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि हर शक्ति में देखा था कि केंद्रीय सरकार के या संघीय सरकार के परामर्श पे राष्ट्रपति ऐसा करता है। मतलब जो प्रधानमंत्री का है वो बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जैसे कि वो पूरे अपने जो मंत्री परिषद होती है उसका अध्यक्ष होता है। अगर वो अपना त्यागपत्र दे देगा या उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो पूरी लोकसभा जो होगी वो भंग हो जाएगी। इसी तरीके से देश की जो देशी या विदेशी नीतियां होती हैं उनका निर्णय भी कौन करता है कि कौन सी नीति क्या होती है, तो उसका भी निर्णय कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। जैसे कि अब मोदी गवर्नमेंट में एक चीज खत्म कर दी गई, योजना आयोग, जिसका निर्माण 1950 में हुआ था। पंचवर्षीय योजनाएं जिसमें बनती थी। योजना आयोग का भी मतलब देश के लिए योजना बनाने के लिए भी किसका वो होता था, उसका जो योजना आयोग होता था उसका अध्यक्ष भी कौन होता था, प्रधानमंत्री होता था। अब योजना आयोग की जगह कौन सी चीज चल रही है, नीति आयोग चल रही है। जब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में योजना आयोग और नीति आयोग की, तब हम उसके बारे में डिटेल समझाएंगे। तो योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता था, प्रधानमंत्री होता था। इसी तरीके से अगर आप अभी भी देखें तो नीति आयोग का प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री है। देश की जितने भी अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते भले ही होते राष्ट्रपति के नाम पे, लेकिन वास्तव में उनको करता कौन है, प्रधानमंत्री करता है। तो कहीं ना कहीं हमारी संसदीय प्रणाली होने की वजह से और राष्ट्रपति को कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होने की वजह से तमाम जितनी शक्तियां हैं हमारे संविधान में, वो एक तरीके से अनुच्छेद 53 के अनुसार तो राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है हमारे देश में या भारत में, प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। तो ये सब थी प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई बातें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे, ये आपकी कार्यपालिका की जो भी है एग्जीक्यूटिव खत्म होती है, हम लेजिस्लेचर या व्यवस्थापिका की तरफ चलेंगे और पार्लियामेंट स्टार्ट करेंगे। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको कुछ फायदा हो रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।